हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एसबीआई सीबीओ का बैंकिंग नॉलेज का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हुए हैं तो उन पार्ट्स को ज़रूर देखिए। उन पार्ट्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बीइंग एन एसबीआई सीबीओ माई सेल्फ, आई नो व्हाट ट्रेंड इज़ कमिंग इन क्वेश्चंस। तो आप लोग इस सीरीज़ में बने रहिए और मैं आपसे इतना दावा कर सकता हूँ कि आपको इस सीरीज़ के अलावा किसी भी मटेरियल को छूने की ज़रूरत नहीं है। ये सीरीज़ कुछ 15-16 पार्ट्स में रहेगी और आई होप इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट फॉर ट्रस्ट टू इन्वेस्ट इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। जैसे मैंने आपको इससे पार्ट 2 में बताया था कि इंडिविजुअल लिमिट में, इंडिविजुअल के केस में आपके पास जो लिमिट है वो है आपके पास 4 kg की, बट जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के केस में आपकी जो लिमिट है वो है आपकी 20 kg की। ठीक है, तो इस केस में आज जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो आंसर इज गोइंग टू बी 20। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको ध्यान रखना है, इसका जो टेन्योर है वो है 8 ईयर्स। ओके, 8 ईयर्स इज द टेन्योर ऑफ द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड स्कीम। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड स्कीम का टेन्योर क्या है। तो आपको ये याद रखना है, इट इज 7 ईयर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ, ये तो आपको पता ही, इट इज 7 ईयर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र का जो टेन्योर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, तो आपको ये हमेशा मंथ्स में याद रखना है। इट इज गोइंग टू बी 115 months is the tenure of the किसान विकास पत्र। The next question is, what is the tenure of नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट। ठीक है, एनएससी का आपसे पूछ रहा है कि एनएससी का टेन्योर क्या है। तो एनएससी का टेन्योर है आपको 5 ईयर्स, राइट। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, राइट। SC/SS का भी टेन्योर क्या है, 5 ईयर्स। तो हमें ये बात याद रखनी है कि जिसमें SC आ जाता है, जिसमें भी SC आ रहा है, उन सब का टेन्योर 5 ईयर्स है, ये हमें याद रखना है, राइट। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अकाउंट्स ओपन यूजिंग OTP बेस्ड eKYC नॉन फेस टू फेस मोड, द एग्रीगेट बैलेंस शेल नॉट एक्सीड व्हाट। ओके, तो इसमें देखो, एक आपको याद रखना है कि एक स्मॉल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, और दूसरा आपके पास OTP बेस्ड नॉन फेस टू फेस, राइट। तो ये आपके पास दो तरह के हैं। तो इन दोनों की जो लिमिट्स ऑलमोस्ट वो सेम है। सेम में मैं आपसे बता दूं, जैसे बैलेंस जो आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो बैलेंस आपको पता होना चाहिए स्मॉल अकाउंट के केस में वो 50,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए एक साल में, राइट। जो बैलेंस है आपका वो कभी भी 50,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। वाइल OTP बेस्ड नॉन फेस टू फेस में वही कंडीशन को आपको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, ठीक है। तो इस केस में ये हो जाएगा 1,00,000 रुपया। सिमिलरली जो आपका ऑल क्रेडिट्स रहेगा, क्रेडिट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर, क्रेडिट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर, वो इस केस में लिमिट होती है 1,00,000 रुपये की। तो इस केस में 1,00,000 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे OTP बेस्ड नॉन फेस टू फेस में, तो आपका ये बन जाएगा 2,00,000 रुपये। ये सिंपल सी चीज़ है, अगर आप इसको याद कर लोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। इस क्वेश्चन में मुझे पूछ रहा है, फॉर अकाउंट्स ओपन यूजिंग OTP बेस्ड eKYC नॉन फेस टू फेस मोड, द एग्रीगेट बैलेंस शेल नॉट एक्सीड व्हाट। तो नॉन फेस टू फेस में आपका 1,00,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नॉन फेस टू फेस में, राइट। इट्स गोइंग टू बी 1,00,000। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अकाउंट्स ओपन यूजिंग OTP बेस्ड eKYC इन नॉन फेस टू फेस मोड, द एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट्स। ठीक है, और एग्रीगेट्स ऑफ ऑल क्रेडिट्स में आपको कैसी, स्मॉल अकाउंट्स में कितना था, स्मॉल अकाउंट्स में था 1,00,000 रुपया। तो सिमिलरली OTP बेस्ड eKYC में कितना हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2,00,000 भी इसमें हो जाएगा। तो आंसर इज गोइंग टू बी 2,00,000। द आंसर इज गोइंग टू बी डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अकाउंट्स ओपन यूजिंग OTP बेस्ड eKYC नॉन फेस टू फेस मोड, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ टर्म लोन्स सैंक्शन शेल नॉट एक्सीड। ठीक है, तो टर्म लोन्स का जो क्राइटेरिया है वो 60,000 रुपीज़ है, वो हमें याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अकाउंट्स ओपन यूजिंग OTP बेस्ड, ओ ये तो सेम क्वेश्चन है, तो इट्स आंसर इज C, 60,000, राइट।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर स्मॉल अकाउंट्स द एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो स्मॉल अकाउंट्स में मैंने आपको बताया था वो क्या कितना लिमिट थी ऑल क्रेडिट्स की, 1,00,000 रुपया। तो आंसर इज गोइंग टू बी डी, 1,00,000। फॉर स्मॉल अकाउंट द बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शेल नॉट एक्सीड कितना, तो वो 50,000 से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। और सिमिलरली OTP बेस वाले में मैंने आपको बताया था, OTP बेस वाले में जो आपका बैलेंस है वो कितना, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1,00,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और स्मॉल अकाउंट्स में इट्स गोइंग टू बी 50,000, राइट। फॉर स्मॉल अकाउंट्स द एग्रीगेट ऑफ ऑल विड्रॉल्स एंड ट्रांसफर्स इन अ मंथ शेल नॉट एक्सीड व्हाट, तो टोटल विड्रॉल और ट्रांसफर कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, द आंसर इज 10,000 रुपीज। The next question is, can a loan be availed against capital gain account scheme? The answer is no. You cannot avail loan against capital gain account schemes. Very important. Bulk deposit criteria for scheduled commercial banks and small finance bank. तो हमें देखो ये बात याद रखनी है कि जो कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है, इनका जो बल्क डिपॉजिट का क्राइटेरिया होता है वो 3 करोड़ एंड अबव का होता है, ग्रेटर देन 3 करोड़। वाइल फॉर रीजनल रूरल बैंक्स होती हैं, इनका क्राइटेरिया होता है ग्रेटर देन 1 करोड़। और सिमिलरली जो टायर 1 एंड टायर 2 बैंक्स होती हैं, टायर 1 एंड टायर 2 UCBs जो होती हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इनका क्राइटेरिया होता है 15 लाख का। ठीक है, तो ये हमें इंपॉर्टेंट डाटा है, ये हमें याद रखना है। इसमें हमसे कॉमर्शियल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पूछ रहा है। सो द आंसर इज 3 करोड़ एंड अबव। द बल्क डिपॉजिट क्राइटेरिया इज 3 करोड़ एंड अबव फॉर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। For regional rural banks, it is asking, the answer is 1 crore and above, right? For tier 1 and tier 2 UCBs, I have told you it's going to be 15 lakhs and above. Okay, अब 15 लाख का क्राइटेरिया रहता है बल्क डिपॉजिट का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम टेनर ऑफ NRE डिपॉजिट। देखो पहले एक NRE होता है विच इज नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, एंड अनदर वन इज NRO विच इज नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी। देयर इज ऑल्सो फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। तो देखो NRE के जो केस में जो मिनिमम टेनर होता है वो होता है आपका 1 साल। अगर 1 साल से पहले अगर किसी NRE ने अपना डिपॉजिट बंद कर लिया है, ठीक है, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 0% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि उसको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और उसने 1 साल पहले से अपना ये NRE डिपॉजिट खत्म कर लिया है। NRO के केस में यही चीज़ आपकी हो जाती है 7 डेज़ की। तो NRO के केस में जो मिनिमम क्राइटेरिया आपको याद रखना है। सिमिलरली FCNR में आपको मैक्सिमम क्राइटेरिया याद रखना है। मैक्सिमम कितने साल का FCNR हो सकता है, इट इज़ 5 ईयर्स, ये आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा मिनिमम टेनर ऑफ NRE डिपॉजिट, तो आपने बिना सोचे समझे लगा देना 1 ईयर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द आंसर इज 1 ईयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम टेनर ऑफ NRO, मैंने आपको बताया इट्स 7 डेज, आंसर इज 7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम टेनर ऑफ FCNR, वो मैंने आपको बता रखा है इट्स 5 ईयर्स, द आंसर इज 5 ईयर्स। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर विच इज नोन एज LEI, इसका न्यूमेरिक कितने डिजिट्स के होते हैं, वे अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, इसमें नंबर भी होते हैं डिजिट्स भी होते हैं। तो कितने कैरेक्टर्स का होता है LEI, इट इज 20 कैरेक्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है, इट इज 20। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम LTV रेशियो फॉर हाउसिंग लोन। देखो LTV का क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। LTV का आपको ऐसे याद रखना है कि अगर लेस देन 30 lakhs का लोन है तो उसका लोन टू वैल्यू कितना होगा, ग्रेटर देन मतलब अप टू 90% उसका हो सकता है, अप टू 90%, राइट। और अगर 30 लाख से 75 लाख का लोन है तो अप टू कितना LTV हो सकता है, वो होता है 80%। और अगर 75 लाख से ज़्यादा का लोन है हाउसिंग लोन, तो उस केस में जो LTV होता है अप टू विच इज 75%। व्हाट इज LTV, इट्स लोन टू वैल्यू। तो इस केस में हमें याद रखना है अप टू 30 lakhs इट्स 90%, 30 lakhs to 75 it is 80%, and for greater than 75 lakhs the answer is 75%, right। 75 से ये आपको याद रख लेना है। These are very important questions. The next question is what is the maximum guarantee coverage under CGTMSE, credit guarantee fund trust for
माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो उसका मैक्सिमम गारंटी कवरेज कितना है, वो है 10 करोड़ रुपए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना है। व्हाट इज द मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट अमाउंट अलाउड अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना? प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट आपका 10,000 रुपये का है, ये आपको याद रखना है, 10,000 रुपीज़। टू अवेल ओडी अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना BSBD अकाउंट शेल ऑपरेट सेटिस्फैक्ट्री फॉर एटलीस्ट, तो उनको कितने टाइम तक सेटिस्फैक्टरली ऑपरेट करना पड़ेगा BSBD? व्हाट इज BSBD? इट्स बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, राइट। तो उनको एटलीस्ट 6 महीने तक सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी उस PMJDY की OD को अवेल करने के लिए। तो आंसर इज 6 मंथ्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसान क्रेडिट कार्ड की जो वैलिडिटी है वो कितनी है, राइट। किसान क्रेडिट कार्ड की जो वैलिडिटी है वो है 5 ईयर्स, विच इज सब्जेक्टेड टू एनुअल रिव्यू। इसका हर साल में एनुअल रिव्यू होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेमेंट बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू डैश पर इंडिविजुअल कस्टमर। तो पेमेंट बैंक कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं पर इंडिविजुअल कस्टमर? द आंसर इज 2 लाख रुपीज। तो मीन्स दे कैन मैक्सिमम एक्सेप्ट 2 लाख रुपीज फ्रॉम एन इंडिविजुअल कस्टमर, राइट। तो आंसर इज 2 lakhs। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 21। आपको पता होगा कि एक तो गवर्नर होता ही है, ठीक है, जो करंट हमारे संजय मल्होत्रा जी हैं। उसके बाद आपको पता है 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, राइट। 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, प्लस 4 जो होते हैं वो लोकल बोर्ड के डायरेक्टर्स होते हैं, लोकल बोर्ड डायरेक्टर्स। उसके बाद जो 10 डायरेक्टर होते हैं वो नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। उसके अलावा 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, राइट। सो टोटल इट इज 21। So 21 is the maximum strength of the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India, right? It is 21. The next question is in MICR, it is magnetic ink character recognition. What does first 3 digits represent? Okay, तो आपको पता होगा ये 9 digits का होता है, 3 3 3, right? 3 digits यहाँ, 3 digits यहाँ, 3 digits यहाँ। तो आपको ये पता होना चाहिए जो सबसे पहला 3 digits है वो सिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो नेक्स्ट है वो बैंक को रिप्रेजेंट करता है, और जो नेक्स्ट है वो ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा है फर्स्ट 3 डिजिट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? द आंसर इज सिटी, तो आपने सिटी को टिक कर दिया। द लास्ट 3 डिजिट्स रिप्रेजेंट्स ब्रांच, तो आंसर इज सी, इट्स गोइंग टू बी ब्रांच। कैन NRI एंड HUF अवेल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी? तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि लोन अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी होता है, जिसे हम लैब भी कहते हैं, इसको NRI तो अवेल कर सकते हैं, राइट। इसको NRI अवेल कर सकते हैं, बट इसको HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसको अवेल नहीं कर सकती। मीन्स NRI कैन बट HUF कैन नॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटलीस्ट 50% ऑफ SFB लोन पोर्टफोलियो शुड कंप्राइज लोन्स ऑफ अप टू। तो 50% जो लोन्स हैं उनके वो कितने से कम होने चाहिए? वो 25 लाख से कम होने चाहिए। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। The next question is minimum CRAR which is capital to risk weighted asset ratio। तो SFB के केस में वो कितना है? मिनिमम इज 15%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। इट्स 15% फॉर SFB। फॉर SFB टू ट्रांजिशन इनटू अ यूनिवर्सल बैंक मस्ट हैव अ नेटवर्क। तो यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए उसको कितनी नेटवर्क चाहिए? उसको नेटवर्क चाहिए 1000 करोड़ रुपए, ठीक है। 1000 करोड़ रुपए चाहिए किसको? SFB को चाहिए क्या बनने के लिए? यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाबार्ड। नाबार्ड वाज फॉर्म्ड इन, व्हाट इज नाबार्ड? इट्स नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च डेवलपमेंट। सो नाबार्ड वाज फॉर्म्ड इन वेयर? नाबार्ड वाज फॉर्म्ड इन 1982। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि 1982 में और कौन सी संस्था का स्थापित हुआ था? नाबार्ड के अलावा एग्जिम विच इज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक जो है वो भी 1982 में हुई थी, और नाबार्ड भी 1982 में हुआ था। तो इट्स 1982। सिमिलरली हमें याद रखना है कि NHB जो हुआ था वो 1987 में हुआ था, ओके। 1987 में NHB हुआ था। और जो हमारा सेबी है, राइट, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो हुआ था हमारा, वो एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में।
बट जो उसको रेगुलेटरी स्टेटस मिला था, रेगुलेटरी स्टेटस उसको मिला था कब? 1992 में, राइट। सिमिलरली सिडबी जो है हमारा, सिडबी का जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1990 में। तो अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। तो हमसे इस बार नाबार्ड पूछा, नाबार्ड इज 1982, हमने इसको टिक कर दिया। एनएचबी का पूछा है, एनएचबी का हमने आपको बताया था इट्स 1988, राइट। एनएचबी वाज फॉर्मड इन 1988। सेबी, सेबी जो फॉर्म हुआ था वो हुआ था 1988 में, बट इसको जो रेगुलेटरी स्टेटस मिला था वो 1992 में मिला था। तो ये दोनों ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें 1988 मार्क कर देना है, ठीक है। 1988 हमने मार्क कर दिया। हमसे पूछा अब सेबी का स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला था, वो मिला था 1992 में, राइट, 1992 में मिला था। एग्जिम कब फॉर्म हुआ था? एग्जिम सेम एज जब नाबार्ड हुआ था, वो हुआ था 1982 में, 1982 में। सिडबी, सिडबी फॉर्म हुआ था कब? सिडबी हुआ था 1990 में। नाउ व्हाट इज आस्किंग, व्हाट इज द मिनिमम लेवरेज रेशियो फॉर DSIB? व्हाट इज DSIB? इट इज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, राइट, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया हुआ था कि एडिशनल CET 1 की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, एडिशनल CET 1 की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा SBI को रिक्वायरमेंट है वो है 0.8% एडिशनल CET 1। उसके बाद आता है आपका HDFC, उसको एडिशनल कितना 0.4% एडिशनल चाहिए CET 1। और उसके बाद आता है ICICI, उसको एडिशनल चाहिए 0.2% CET 1 एक्स्ट्रा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द मिनिमम लेवरेज रेशियो फॉर DSIBs, ठीक है। मिनिमम लेवरेज रेशियो होता है, देखो DSIBs के लिए आपको याद रखना है इट इज़ 4%, और नॉन DSIB के लिए कितना होता है? नॉन DSIB के लिए होता है आपका 3.5%। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना है। इसमें आपसे DSIB के लिए पूछा है तो आपने इसमें 4% इसमें मार्क कर देना है। आंसर इज सी, राइट, आंसर इज सी। The next question is what is the minimum leverage ratio for banks other than DSIB? It means non DSIB. So answer is 3.5%, right? The answer is 3.5%. Under the Negotiable Instrument Act 1881, what is the maximum imprisonment prescribed under Section 138? तो कितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको सजा हो सकती है? द आंसर इज 2 years, अप टू 2 years इसमें आपको सजा हो सकती है अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। The next question is an entity seeking authorization to commence payment aggregator business. अगर किसी को पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस ओपन करना है तो उनके पास मिनिमम नेटवर्थ कितनी होगी? तो मिनिमम नेटवर्थ चाहिए 15 करोड़ रुपए टू कमेंस पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस, ठीक है। तो पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस के लिए आपके पास कितनी नेटवर्थ होनी चाहिए? एंड द आंसर इज 15 करोड़। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर की इसमें बात कर रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजैक्शन, तो मैक्सिमम कितनी ट्रांजैक्शन की वैल्यू हो सकती है? द आंसर इज 25 lakhs, ठीक है। 25 लाख से ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर में पेमेंट एग्रीगेटर नहीं कर सकता। द आंसर इज 25 lakhs। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपोजर ऑफ अ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक टू अ सिंगल काउंटर पार्टी। देखो, एक इसमें शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का क्राइटेरिया है, एक इसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में इंडिविजुअल का क्राइटेरिया है और इसमें ग्रुप ऑफ पार्टीज का क्राइटेरिया, ग्रुप, इंडिविजुअल का क्राइटेरिया है, ग्रुप का क्राइटेरिया है। तो इंडिविजुअल में जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का क्राइटेरिया है वो कितना 20% है, और ग्रुप का क्राइटेरिया जो है वो 25% है। सिमिलरली यूसीबी के केस में जो इंडिविजुअल का क्राइटेरिया है वो आपका 15% है, और ग्रुप का जो क्राइटेरिया है वो आपका 25% है। तो आपको 20-25, 15-25 ऐसे करके याद करना है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और यूसीबी के केस में, विच इज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इसमें आपसे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में पूछा गया, सिंगल काउंटर पार्टी के बारे में, ठीक, मस्ट नॉट बी हायर देन व्हाट 20%। 20% ऑफ द बैंक्स टायर वन कैपिटल, टायर वन कैपिटल की बात कर रहे हैं, इट्स 20%। सिमिलरली फॉर ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज में आपसे जब आपसे बात करेगा तो आंसर इज 25% ऑफ टायर वन कैपिटल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपोजर ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में पूछ रहा है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स मैंने आपको बताया था 15% फॉर इंडिविजुअल, ओके, 15% फॉर इंडिविजुअल एंड 25% फॉर ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज। तो आंसर इज 25% फॉर ग्रुप
in both urban cooperative banks as well as scheduled commercial banks. The answer is 25%. Now the last question is, which RBI committee recommended the creation of payment banks model in India? ठीक है, तो कौन सी कमिटी ने पेमेंट बैंक को रिकमेंड किया था? द आंसर इज नचिकेत मोर कमेटी. बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है विच फॉर पेमेंट बैंक्स. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है. तो अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और जानने हैं तो आपको सबसे पहले गूगल प्ले पर जाना है. गूगल प्ले में मेरी एक ऐप है जिसमें आप डाल सकते हैं बैंकिंग क्विज अभिराज. ठीक है, बैंकिंग क्विज अभिराज आप डाल दोगे तो मेरी ऐप आ जाएगी जिसमें मैंने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन सेट कर रखे हैं. ये ऐप फ्री ऐप है. मैं बस आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, आपको SBS CBO में देखना चाहता हूँ. तो इस क्विज ऐप को आप डाउनलोड करो और इसमें जितने क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर सकते हो उतने क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करो. अपना लेवल जानो कि आपको कितनी मेहनत करनी है. तो मेहनत करते रहिए. मिलते हैं हम अगले पार्ट में. बाय बाय.